अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। अब से कुछ देर पहले पीटीआई के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को उनकी रिहाइशगाह के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। न सिर्फ ये बल्कि दीगर जो हलचल हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिलसिले में, उससे इशारे ये मिल रहे हैं और ज़रा ये दावे कर रहे हैं कि माइनस इमरान प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो चुका है। और एक इशारा इसका ये समझा जा रहा है कि कुछ ही रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले और बल्कि दावा करने वाले कि उन्होंने सियासत भी छोड़ दी है, फवाद चौधरी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी एक तवाना आवाज़ थे, वो ज़रा मुतहरिक हुए हैं, सरगर्म हुए हैं। और कल हमने देखा कि वो अपने कुछ साथियों के साथ जो कि पीटीआई छोड़ चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने गए अडियाला जेल में। अब उस मुलाकात से मुतालिक बहुत सी कयास आराइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन ये ज़राए की जानिब से दावा किया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इस बात के ऊपर कायल करने के लिए, कन्विंस करने के लिए मुलाकात हुई कि वो भी इमरान खान का साथ छोड़ दें। इस सिलसिले में ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू तो नहीं की फवाद चौधरी साहब और उनके साथियों ने बाहर आके मुलाकात के बाद, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि पाकिस्तान को नवाज़ और जरदारी के रहमो करम पर तो नहीं छोड़ा जा सकता और इसी के लिए वो कोशिश करेंगे कि एक अपोजिशन की तवाना आवाज़ बनकर एक अपोजिशन का किरदार ज़रूर पाकिस्तानी सियासत में नज़र आए। अब इससे उनकी क्या मुराद थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे क्या होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने ये भी दावा किया कि असद कैसर, असद उमर, फ़ारूक हबीब वगैरह से भी उनके राब्ते हुए हैं और बातचीत हुई है। गो कि आज जब असद उमर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक्टिव हैं फवाद चौधरी साहब, तो उनसे ही पूछें, वो जिस लाइन पे हैं मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। हम देख रहे हैं इसी तरह से कुछ हलचल हो रही है। जहांगीर तरीन साहब भी काफ़ी एक्टिव हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। ये सारी हलचल क्या इशारा है, क्या हो सकता है, अपने तज्जियाकारों से हम जानेंगे। एक दावा ये भी किया जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन है और जो फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनने की या नई पार्टीज़ बनने की अफवाहें चल रही हैं उसके ऊपर, ख़ासकर नून लीग की जानिब से, कि जो मर्जी आ जाए हमारे कंपटीशन में, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तलाल चौधरी साहब ने शाहजेब खानज़ादा से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, वो ज़रा सुनिए पहले। इलेक्शंस की सबसे बड़ा बैटलफील्ड है वो पंजाब है। ये 55-60% जो है, और इसमें नून लीग के पास ऑलरेडी हर सीट पर एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं। यानी हमारी बस फुल है। हमारी बस में तो लोग खिड़की और दरवाजों से लटक रहे हैं और उस पे हमारे लिए बड़े वो लोग हैं जो कि नजरियाती हैं, वो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे, वो लोग हैं जिनका पार्लिमानी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सो हमारे लिए तो उम्मीदवार, हमारे लिए बहुत कम जगह ऐसे हैं जहां हम किसी और उम्मीदवार को ले सकते हैं, वो बेशक पीटीआई से या कहीं भी और से है। कहते हैं पंजाब का महाज जहाँ तक है वहाँ पर तो नून लीग बड़ी सिक्योर पोजीशन में है, हमारी बस फुल है, बल्कि लोग खिड़कियों दरवाज़ों से लटके हुए हैं। क्या नून लीग का ये दावा दुरुस्त है? अपने तज्जियाकारों के सामने ये सवाल रखेंगे और जनरली सिचुएशन को ज़रा मुल्की सियासत की समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जरदारी साहब ने भी अब लाहौर में पड़ाव डाल लिया और बताया जा रहा है कि जनूबी पंजाब की बहुत सी शख्सियात से मुलाकात कर रहे हैं। जो नई सफ़े बनेंगी वो कैसी होंगी, क्या शक्ल होगी, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और हफीजुल्लाह न्याई साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। शहजाद, बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगे ही, लेकिन ये भी थोड़ा बताइएगा, ये जो फवाद चौधरी साहब काफ़ी एक्टिव हुए हैं, जैसे शाहिद आफरीदी साहब रिटायरमेंट लेते थे क्रिकेट से, वैसी कुछ उनकी भी रिटायरमेंट साबित हुई है सियासत से। कहते थे नहीं आऊँगा वापस, अभी ब्रेक ले रहा हूँ, फिर वापस आ गए। एक्टिव हुए तो कहाँ तक खेलेंगे? जी बहुत शुक्रिया अलीना। बिल्कुल, फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि सियासत से ब्रेक ले रहा हूं। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया जब उनके हवाले से अफवाहें चल रही थी कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप को ज्वाइन करने वाले, फिर उन्होंने ट्वीट किया कि मैं ब्रेक ले रहा हूं। और फिर कल अडियाला जेल में उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात भी कर ली और कहा कि नून लीग हो या आसिफ जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, उनको हम ऐसे नहीं खुला छोड़ सकते, उनके खिलाफ अपोजिशन करना ज़रूरी है। इमरान इस्माइल साहब भी थे, उन्होंने भी उस दिन अपनी जब पार्टी छोड़ी थी पीटीआई, तो उन्होंने भी ये कहा था कि मेरा सियासी मुस्तकबिल क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं फिलहाल सियासत से ही दूर हो रहा हूं। तो वो भी सियासत में दोबारा आ गए। अब क्या पैगाम लेके गए, एग्जैक्टली किसका पैगाम लेके गए, ये क्या सराहियां तो हो रही हैं इस वक्त। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल से आप देख रही होंगे कि काफी सारे ये पुराने शॉट्स चल रहे हैं फवाद चौधरी साहब के, कि इमरान खान के बगैर मैं एमएनए तो बहुत दूर की बात है, काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकता। जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी और ब्रेक लेने का ऐलान किया था, उसके बाद मेरी भी उनसे बात हुई कि क्या आप जहांगीर खान तरीन ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, कोई ऐसी बातचीत चल रही है आपकी। तो फिर उन्होंने इस बात को दोहराया था कि वोट इमरान खान का ही है। तो उससे तो मुझे अंदाजा हुआ
कि शायद वो जहांगीर खान तरीन ग्रुप में जाने के लिए शायद इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वोट वो समझते हैं इमरान खान का है। लेकिन अब अगर वो यही पैगाम लेके गए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के पास कि फिलहाल माइनस इमरान खान ही पीटीआई को आप आगे लेके चलें, तो फिर सवाल वही पैदा होता है कि आप खुद तस्लीम करते हैं कि वोट इमरान खान का है, उसके बगैर काउंसलर नहीं इलेक्ट हो सकते। तो मेरे ख्याल से ये आने वाले दिनों में शेप अप करेगा जो भी पॉलिटिकल लैंडस्केप है। सिचुएशन बहुत फ्लूइड है इस वक्त, मैं जरा उस पर तफसील से बात करता हूं, लेकिन इस वक्त ये अंदाजा लगाना कि कौन सी पार्टी विन कर जाएगी पंजाब, क्या 2/3 अक्सरियत के दावे दुरुस्त है नून लीग के, वो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही गलत है ये दावे। लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि ये लैंडस्केप, पॉलिटिकल लैंडस्केप बड़ा चेंज होगा आने वाले दिनों में। जहां तक नून लीग की कामयाबी का सवाल है, अलीना, या तो वो जो पार्टी में अभी तोड़ फोड़ हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उस वजह से थोड़े से कॉन्फिडेंट हो गए हैं और शायद आगे का भी उनको पिक्चर पता है कि क्या होना है इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, इस वजह से ही थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया। वरना अदरवाइज अगर नून लीग विनिंग पोजीशन में होती, जैसे कि तलाल साहब कह रहे हैं कि हमारी बस तो फुल है, तो वो पंजाब के इलेक्शंस पहले ही करवा देते और एक एडवांटेज पोजीशन में आ जाते कि पंजाब हमारे पास आ जाएगा, बाद में दूसरी असेंबलियों में करवा लो इलेक्शन, ताकि हमारी स्ट्रांग पोजीशन हो। ये मामला नहीं था। मामला उस वक्त खतरा ये था कि अगर पीटीआई पंजाब ले गई तो पीटीआई को एडवांटेज मिल जाएगा। अगर वो खुद कॉन्फिडेंट होते कि हम पंजाब ले जाएंगे तो वो 100% इलेक्शन करवा देते। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों में मैंने कोई 25-30 जो हमारे ओपिनियन मेकर्स हैं, सहाफ़ी भाई बहन हैं, उनके शॉर्ट्स चलवाए थे। उनमें सब में एक बात में इत्तेफाक था, और उसमें अक्सरियत उन लोगों की थी जो पीटीआई की सियासत और पीटीआई की अक्सरियत इस बात की थी उसमें कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, नून लीग इलेक्शन करवाना नहीं चाहती, और इनको ये खदशा है कि पीटीआई पॉपुलर है, वो कम पॉपुलर है, इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो मेरे ख्याल से वो वर्डिक्ट तो जो ओपिनियन मेकर्स का था बड़ा वाज़ेह था इस हवाले से। अब आगे सिचुएशन जो है ना वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। काफ लीग दोबारा रिवाइव की कोशिश कर रहे हैं, चौधरी सरवर साहब ने कर भी तनवीर इलियास साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक तरफ तो काफ लीग को दोबारा मुनज़्ज़म एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें भी कुछ लोग जाने के लिए उम्मीदवार होंगे। जहांगीर खान तरीन साहब कह रहे हैं कि जितने जो लोग टूट के आ रहे हैं पीटीआई से, उनसे हमारा राब्ता है, वो हमें शामिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान, मैं मुकम्मल कर लूं, बात आती रह जाएगी ना मेरी। दूसरी तरफ इमरान खान माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो रही है। पीपल्स पार्टी को भी ये हो रहा है कि अगर लोग ब्रेक होकर दूसरी पार्टीज में जा रहे हैं तो वो पीपल्स पार्टी में क्यों ना शामिल किए जाएं। साउथ में कुछ लोग कल शामिल हुए, लेकिन वो चाहते हैं कि और हमारी पार्टी को स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये टोटल पिक्चर जो है ना अभी तक क्लियर नहीं है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्वीट बताता हूं कल तलत हुसैन साहब का, जस्ट बेयर विद मी। वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को ये समझना चाहिए कि ये जो पूरा पॉलिटिकल सेटअप है, लैंडस्केप है, वो तब्दील होने वाला है पीटीआई की टूट फूट के बाद, और इन दो पार्टीज को फ्री रन नहीं मिलेगा सियासत में, नून लीग और पीपल्स पार्टी को। तो उनको ये समझना चाहिए कि जो नए ग्रुप बनाए जा रहे हैं, फॉर्म किए जा रहे हैं, वो शायद उनको शिकस्त दे दें। तो अनकरीब आप ये देखेंगे कि इन दो बड़ी पार्टीज में भी ये बेचैनी बढ़ती जाएगी। ये अहम बात है नियाजी साहब। अभी इस वक्त जो खामोश होकर बैठे हुए, खास तौर पे जरदारी साहब तो चले फिर मुतहरिक है, खामोश होकर बैठी हुई है नून लीग, पीपल्स पार्टी जो हुकूमत में इस वक्त, क्या उनके लिए परेशानी की बात है जिस तरह से ये सारी नई अलाइनमेंट हो रही है, टफबंदियां जो हो रही है? अलीना, मेरा ख्याल में अभी कुछ कहना कबल वक्त है, क्योंकि जब तक ये क्लियर कट ये पिक्चर सामने नहीं आएगी कि जो इस वक्त लॉन्ग ड्यूल या शॉर्ट ड्यूल चल रही है एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के दरमियान, तो इस पर जो किसका पलड़ा भारी रहता है और कितना एक भारी रहता है। एस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब, उनके हल्कों से ये बात सुनने को मिल रही है कि अगले 2 महीने तक इमरान खान साहब की सियासत का मक्कू ठप देंगे। और ज़ाहिर है कि अगर ये भी डिपेंड करता है, फिर मैं तो चूँकि एक जो उससे स्टडी करना चाहता हूँ कि किस तरह का ठपेंगे। आया उसकी जो स्पोर्ट बेस है वो अगर एलिमिनेट होगी तो कैसे होगी, या डाइल्यूट होगी, या कम रह जाएगी, तो कौन से वो फैक्टर्स सामने आएंगे जिससे लोग उसके इमरान खान साहब का जो है अंदर से दिल से साथ छोड़ देंगे। असल चीज़ तो यह शहजाद साहब फरमा रहे थे कि उसके वोटर बेस है, जो इमरान खान साहब का वोट बैंक है, या उनका जो एक आवाम के अंदर उनका रसूख है। अच्छा, दूसरा ये है कि जी अगर ये इमरान खान साहब जो है वो ये समझ रहे हैं कि जी मेरी जो पॉपुलैरिटी है वो पहले से ज़्यादा उसमें इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब वो भी ये कि अगर वाकई वो इमरान खान साहब का बात जो है वो हतमी है या उसके असरात नज़र आते हैं,
तो फिर वो कैसे मकू ठपेंगे, क्योंकि जब पब्लिक सपोर्ट हो तो फिर आप चाहे जेल में डालें, नाअहल करार दे दें। हमने नवाज शरीफ साहब के केस में देखा है, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के केस में देखा है कि आप उनको फांसी में लटका दें, लेकिन आपका जो वोट बैंक है वो कहीं पे ज़ाया नहीं होता। अब यह है कि किसको मुंतकिल होगा। इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले बता दिया जी कि शामुल कुरैशी का नाम लेके वो वाइस चेयरमैन है, तो मुराद सईद का उन्होंने इस तरह नाम लिया क्योंकि उनको पता था कि आज का मुराद सईद जो है वो इस वक्त जो है कानून के से या से छुपे हुए हैं या कहीं पे सामने नहीं, हाइडिंग में है, तो वो नहीं चाहते कि मजीद उनमें असर बढ़े। लेकिन उन्होंने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मेरा जो एयर अपेरेंट होगा, जो वारिस होगा, सियासी वारिस होगा, वो मुराद सईद होंगे। अच्छा, 2-3 बातों में फिर एक और चीज़ निकालें कि जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट मुल्क की जो इस वक्त ग्रिप है या मामलात के अंदर उनकी दखल अंदाजी है वो 100% उनके ऊपर है। ये मौजूदा हुकूमत सिर्फ लगता है कि नौकरी कर रही है, यानी कि वो जो डेली वेजेस पे काम नहीं करना होता। चुनांचे एस्टेब्लिशमेंट के सामने ये भी एक आइडिया सामने जो ये हतमी नज़र आ रहा है कि वो उनको हटा के तो जब निगरान लाएंगे तो फिर निगरान देखना है कि आया उसमें वारा किस तरह खाते हैं। अगर तो इमरान खान साहब को हल करने में कामयाब हो गए तो 2-3 महीने में इलेक्शन भी कर सकते हैं, ना हुए तो फिर ये मैं बता रहा हूँ जो वो 1-2 महीने के बाद सूरत हाल ज़्यादा वाज़े होगी। मतलब हम कम अज़ कम बैठ के कुछ उसका अंदाज़ा या तखमीना कर लेंगे तो हो सकता है 1-2 साल तक भी इलेक्शन खींच जाए, क्योंकि जो अनप्रेसिडेंटेड एक पावर मिल गई है और जो 9 मई का सानिया हुआ है उसने पूरा पाकिस्तान के बदल दिया, सिनेरियो बदल दिया। अच्छा, तलाल चौधरी साहब ये जो कह रहे हैं हमारी बस फुल है, हम लटके में हमारे तो अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको हर्ज नहीं है कि तलाल चौधरी साहब ये कहना शुरू कर दें कि हमारी बस फुल नहीं है। बस फुल जरूर है उनकी, ये बिल्कुल सही है कि उनके कैंडिडेट्स हैं, लेकिन उनके कैंडिडेट्स जो है आया वो कोई इलेक्शन के अंदर इम्पैक्ट डाल सकेंगे, बिल्कुल इम्कान है। अगर इमरान खान साहब तहलील हो जाते हैं तो फिर एक बात और गौर से सुने, फिर जब इलेक्शन होंगे तो बिल्कुल कराची का पैटर्न दोहराया जाएगा, लो इलेक्शन कास्ट होंगे और मुस्लिम लीग नून जो है उसमें बिल्कुल विनर हो सकती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसके जरूरी है कि इमरान खान साहब को वोटर घर बैठे रहे और वो बाहर ना निकले और उसके सामने कोई गोल ना हो। ये जो पीटीआई इमरान खान साहब का वोट है ये कहाँ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, जरा इसके ऊपर बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अगला सियासी मंजरनामा क्या होगा, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रहनुमा सामने आ रहे हैं और इस वक्त सियासी हलचल जारी है। ख़ासकर इस वक्त सवाल बड़ा ये है कि जो वोटर है वो किस रुख बैठेगा या किसको सपोर्ट करेगा आइंदा आने वाले इलेक्शंस में। बेनज़ीर, आप किस तरह देखती हैं, क्योंकि एक तरफ ये सिनेरियो है कि जी वोट इमरान खान का, लेकिन अगर इमरान खान माइनस हो जाते हैं और बहुत सारी हम दीगर देख रहे हैं कि पार्टीज़ या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक्स मंजर आम पर आ रहे हैं, तो उसका असर क्या हो सकता है? अलिया देखिए, अगर आप इमरान खान साहब को माइनस कर दें पंजाब से तो मुस्लिम लीग नून के जीतने के चांसेस फिर वाकई में ज़्यादा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो ना हुआ लेकिन चांसेस उनके ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि फिर कोई कंपेटिटर नहीं है, कोई बड़ा कंपेटिटर नहीं है। इस वक्त जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब में, जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है, इनका फोकस ज़्यादातर किधर है? साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब। इसका मतलब कि एक बड़ी क्लियर डिवीज़न है इस वक्त। मुस्लिम लीग नून का जो गढ़ है वो सेंट्रल पंजाब है और जो साउथ पंजाब पे जो फोकस है वहाँ पे ये सारी जो छोटी छोटी पार्टीज हैं, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है और पीपल्स पार्टी है, इनका ज़्यादातर फोकस उधर है। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को अगर आप इमरान खान साहब को निकाल दें गेम से तो फिर मुस्लिम लीग नून का इस वक्त पंजाब में कोई बड़ा कंपेटिटर नहीं है। हाँ, लड़ाई कहाँ होगी? मेरे ख्याल से, मेरी राय में वफाक में जाके होगी। जो अगला इलेक्शन होगा उसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लड़ाई होगी और जंग होगी कि हुकूमत कौन बनाएगा। और फिर ये जो सारी छोटी छोटी जमातें हैं, जहांगीर तरीन साहब की, PMLQ की, और ये जो सारी जमातें हैं पंजाब में, जो नई PTI बनेगी, इनका फिर रोल जो होगा बहुत अहम होगा क्योंकि फिर ये किंग मेकर होंगे और पीपल्स पार्टी जाहिर सी बातें चाहेगी कि इनकी हिमायत मिले और वो इत्तेहादी बन के इनके साथ हुकूमत बनाए। लेकिन जैसे यहाँ पे बात हो रही थी, मैं उससे इत्तेफाक करूँगी, हम इस वक्त बहुत अनचार्टेड टेरिटरी में, हमें नहीं पता कि जो इमरान खान साहब का लॉयल वोटर है वो क्या सोच रहा है और ख़ास तौर पर 9 मई के बाद क्या सोच रहा है, क्योंकि इस 9 मई के बाद
बाद ना ही कोई सर्वे हुआ है, ना ही कोई पोल हुआ है, ना ही कोई बाय इलेक्शन हुआ है जिससे हमें अंदाज़ा हो कि ये जो लॉयल वोटर है इमरान खान साहब का, क्या उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है या 9 मई के वाक़ये के बाद उनकी मकबूलियत में कमी आई है? क्या उनका वोटर वाकई में निकलेगा अगले इलेक्शन में अगर इमरान खान साहब बैलेट पे नहीं होंगे, या उनका वोटर जो है वो घर बैठेगा और जैसे नाजी साहब कह रहे थे कि वोटर टर्नआउट जो है वो कम होगा? और दूसरा बड़ा जो वेरिएबल है सारी चीज़ में वो ये है कि हमें ये भी देखना होगा पंजाब में कि अगला इलेक्शन इमरान खान साहब को माइनस करके कैसे लड़ा जाएगा, क्योंकि ये जो सारी जमातें हैं इस वक्त ये ज़्यादातर इत्तेहादी हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप और जो भी ये छोटी सी PTI की जो जमात बनती है माइनस इमरान खान साहब, ये किस किस्म की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे? क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर इन सब की जो इंतखाबी मुहिम का जो फोकस है वो इमरान खान साहब है। वो इमरान खान साहब के एंटी इमरान खान या एंटी PTI इलेक्शन कैंपेन चलाते आए हैं। तो क्या अब ये एक दूसरों के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे जबकि वो इस वक्त इत्तेहादी हैं? तो क्योंकि ये सिनारियो इस वक्त क्लियर नहीं है लीना, कहना बहुत मुश्किल है कि पंजाब में क्या सिचुएशन बनेगी। ये मेरे ख्याल से इलेक्शन के करीब ही जाके हमें अंदाज़ा होगा कि किस किस्म की। अच्छा बेनज़ीर, आप भी फील्ड में निकलती हैं, वैसे आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या अगर माइनस इमरान की तरफ जाया जाता है तो वो गुस्सा लोगों में बढ़ेगा या फिर लोग उसको आराम से एब्जॉर्ब कर लेंगे और मान जाएंगे? देखिए अलीना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 9 मई के बाद हमें नहीं पता कि इमरान खान साहब का वोटर क्या सोच रहा है, लेकिन अगर 9 मई से पहले हम पोल्स देखें, सर्वे देखें, बाय इलेक्शन के रिजल्ट देखें, तो लगता तो यही है कि जो वो लॉयल वोटर है इमरान खान साहब का, जिन्होंने जब इमरान खान साहब 7 सीटों पे 6 सीटों पे खड़े हुए थे उनको वोट डालने निकला था, मुझे नहीं लगता कि वो निकलेगा वोट डालने के लिए अगर इमरान खान साहब की PTI नहीं होगी। अच्छा सर, 2-4 किस्म की, एक तो पहले ही हम देख रहे थे अनडिसाइडेड वोटर बहुत बड़ा था, इवन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला ठीक भी थे, लेकिन एक ऐसा वोटर ज़रूर है इमरान खान की सारी 9 मई की सिचुएशन के बाद भी जो बेशक इमरान खान के साथ ना जाए लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग को वोट नहीं करना चाहता। आप किस तरह आगे जाके सिचुएशन को देख रहे हैं? देखिए अलीना, इस वक्त जो सूरत हाल है, कोशिश ये है कि माइनस इमरान और इमरान प्लस की तलाश, यानी इमरान खान को माइनस करके कोई इमरान प्लस की तलाश की जाए जो विद इन तहरीक इंसाफ हो। लेकिन कोई भी ऐसी कोशिश इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर वो बिल्कुल भी बेकार साबित होगी और नाकारा साबित होगी। तो शाह महमूद कुरैशी का प्रॉब्लम है वो ये कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ नहीं सकते, और उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है जो सदन पंजाब की पॉलिटिक्स है। सदन की पंजाब की पॉलिटिक्स में ज़ाहिर है जहांगीर तरीन से उनका इख्तलाफ बहुत पुराना है, और जब तहरीक इंसाफ में ये दोनों थे उस वक्त भी बड़ा शिद्दत से इख्तलाफ थे। बल्कि आखिरी इलेक्शन में जो प्रोविंशियल असम्बली का वो हारे थे जहांगीर तरीन 2018 में, तो उन्होंने शाह महमूद, तो उन्होंने जहांगीर तरीन पर इल्ज़ाम लगाया था। दूसरी तरफ वो पीपल्स पार्टी में यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, वो नहीं चाहेंगे शाह महमूद कुरैशी को किसी भी सूरत में। तो शाह महमूद कुरैशी के पास, और शाह महमूद कुरैशी PMLQ में भी नहीं जा सकते, तो शाह महमूद कुरैशी के पास इसके सिवा कोई वो नहीं है। और मेरे ख्याल में ये अटैम्प्ट ये हो रही है, जो फवाद चौधरी PMLN और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी बात कह रहे हैं, असद उमर को भी इस वक्त बाहर किया हुआ है, कोशिश ये हो रही है कि तहरीक इंसाफ इंटैक्ट रहे, तहरीक इंसाफ को स्पेस मिले, क्योंकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी तो बनानी है ना। कि तहरीक इंसाफ रहे और इमरान खान को ये सारे लीडर राज़ी करें जाके कि चूँकि इस वक्त जो है वो आपके हवाले से एक पोजीशन ली हुई है और हमारे पास चॉइस ये है कि या तो हम मुकम्मल तौर पे पूरे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएं, या ये कि अगर आप ख़ुद ये ऐलान कर दें कि आप खुद पॉलिटिक्स से पीछे हट जाएं और बाकी पूरी तहरीक इंसाफ, उनका प्रोग्राम, उनकी एंटी PPP PMLN नैरेटिव वो अपनी जगह रहे, वो चलता रहे, तो मेरा ख्याल है एक स्पेस मिलेगी। ये कोशिश है अब इमरान खान का अपना जो पूरा, और नियाज़ी साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इमरान खान और उनकी फैमिली का, उनके भाइयों का अगर वो पूरा एक नेचर देखें तो उसमें उनके लिए ये सारी चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, वैसे कुछ दिनों पहले तो खान साहब ने खुद कहा था ना, वो कमेटी भी उन्होंने कहा था मैं बना देता हूँ, अगर तो मुल्क की मसाइल माइनस इमरान खान से हल हो जाते हैं तो कर दे माइनस इमरान। कहने की और बात होती है, कहने की और बात होती है, लेकिन असल चीज़ क्या है? जो तलाल चौधरी साहब बात कर रहे हैं, इमरान खान को आप अलाउ कर दें,
और फिर मुस्लिम लीग नून पंजाब में इलेक्शन जीत जाए। चैलेंज तो ये होता है ना कि आप ये कहें कि जी हाँ आप पीटीआई को खुली छूट दे दी जाए और हम दिखाते हैं। और पीएमएलएन, देखिए पीएमएलएन जो आज तलाल चौधरी साहब बात कर रहे हैं, अगर ये दिसंबर 2021 की बात होती तो इस पर कोई दो राय नहीं होती कि पीएमएलएन वहाँ बड़ी स्ट्रांग थी, सारे बाई इलेक्शन जीत रही थी। लेकिन अप्रैल 2022 के बाद सूरत हाल बहुत बदल गई है और मेरा ख्याल है ये तलाल चौधरी इस वक्त जो बात माइनस इमरान के ऊपर इमरान साहब को ही कायल करना है, ये वाली बात आपने दिलचस्प कही है। शहजाद भी कुछ करना चाह रहे थे ऐड। शहजाद क्विकली, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। जी, हल हो जाएंगे मसाइल माइनस इमरान से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ना देखें, एक मसला जो बिल्कुल ठीक कह रही थी बेनज़ीर, 9 मई के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो जैसे हुकूमत उनको कल्प्रिट करार दे रही है, उस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी कम हो, या इमरान खान साहब जो नैरेटिव बनाने में माहिर है वो एक नैरेटिव ये बनाए कि देखें मैं तो इस सारे गेम में विक्टिम हूं। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो शायद उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ना गिरे। लेकिन ऑब्वियसली जब तक सर्वे नहीं होगा, कोई हमारे पास डेटा नहीं होगा, इस पर बात करना आसान नहीं होगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखें इलेक्टेबल्स जाने से क्या होता है। हर इलेक्टेबल का 15-20 हज़ार 25 हज़ार वोट होगा, एक तो वो माइनस हो जाता है, तो उसका कितना बेहतर ऑल्टरनेट मिलता है इमरान खान को, ये एक सवाल होगा। दूसरा, इलेक्शन के करीब क्या गारंटी है कि जो भी पीटीआई का टिकट लेगा उसके लिए आसानियां होंगी, उसके लिए फ्री स्पेस होगी। जो हालात इस वक्त हैं नजर तो नहीं आता, हो सकता है किसी के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो जाए, किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना हो, और एक हल्के में अगर 8-10 वर्कर होते हैं जो मोबिलाइज करते हैं लोगों को, उन्हीं को उठा लिया जाए हुकूमत की तरफ से, तो फिर तो आपको पता है कि इलेक्शन में पॉपुलर होना एक बात है, लेकिन अब ये इलेक्शन बाकायदा एक साइंस है कि आपको उस पॉपुलैरिटी को किस तरीके से पोलिंग बूथ तक लेकर आना है। तो उसमें मुझे लगता है कि अगर स्पेस नहीं होगी तो तहरीक इंसाफ के लिए वहां कंपीट करना बड़ा मसला होगा। अब देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को इमरान खान ने भी एक कैरेट दे दिया है, तो इसलिए उनके लिए बड़ी एक सिचुएशन इंटरेस्टिंग है। क्या वो इमरान खान के नॉमिनी बन के, लेट्स सपोज वी आर अज्यूमिंग कि इमरान खान साहब माइनस हो जाते हैं, जो इमरान खान ने खुद कहा था कि अगर मैं माइनस हो जाता हूं तो फैसले इसके बाद जो है शाह महमूद कुरैशी लेंगे और फ्यूचर लीडरशिप जो है मुराद सईद करेंगे। लेकिन अगर इमरान खान माइनस हो जाते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास तो एक बड़ा एडवांटेज है कि उनको हिमायत हासिल होगी इमरान खान साहब की, उनके बच्चे भी सियासत में हैं, तो उनका फ्यूचर उस तरीके से देखा जाए तो वो उनको नजर आ रहा होगा कि मैं अगर कुछ दिन जेल में काट लूं तो शायद मेरा सियासी फ्यूचर पीटीआई में ब्राइट हो जाए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जिनको फवाद चौधरी साहब जिन पैगाम लेकर आए, उस पैगाम में अगर वो राजी हो जाते तो फिर पता नहीं इमरान खान की हिमायत उनको मिलती या नहीं मिलती। तो इस वक्त अगर कुरैशी साहब को हिमायत ऑलरेडी मिल चुकी है, मेरे ख्याल से वो ये सोच रहे होंगे कुछ मुश्किल वक्त काट लूं और फिर अगर सिचुएशन बने तो मुझे एटलीस्ट एक वोट हासिल होगा इमरान खान का, जो कि मैटर करता है ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट हासिल कर रहे हैं। ठीक है न्याय साहब, अगर आप बिल्कुल मुख्तसर रख सकें, मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। बिल्कुल मुख्तसर जी। देखें अगले 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे सारे साथी कह रहे हैं। इसमें 2 बातें होनी है। इमरान खान साहब को मीडिया नहीं मिलेगा, कवरेज नहीं मिलेगी, केसेस उनके चलेंगे, मीडिया ट्रायल होगा, बिल्कुल वही बैन ही जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था कि वो अपनी बात नहीं कह सकते थे, उनके खिलाफ कैसे चलेंगे, वादा माफ गवाह आएंगे। अगर खुदा न खासा को ऐसा वादा माफ गवाह आ गया कि जो इमरान खान साहब का कैरियर डैमेज कर दे, तो ये इतना आसान गोइंग इमरान खान साहब के लिए उस तरह नहीं है जो हम आज के दिन को देख रहे हैं। आज के दिन तो फिर शायद कोई गुंजाइश निकल आएगी, लेकिन अगले 2 महीने में जब ये सारी चीज़ें जो उनका ट्रायल्स हो रहे होंगे, उनके चार्जेस प्रूव हो रहे होंगे, और उसके बाद कोई वादा माफ गवाह ऐसा आ जाता है जो उनके घर के अंदर से या बाहर से, तो बहुत ही उनके लिए मेरा ख्याल है कि मुश्किल वक्त होगा। जो है आजमाइश का महीना 2 महीने में। और क्योंकि नून लीग से कंपेयर ही करें तो थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि नून लीग के पास नवाज शरीफ के अलावा नवाज शरीफ का पैगाम या पार्टी का पैगाम आगे बढ़ाने के लिए बहुत से चेहरे थे, मामलात बनाने वाले भी पीछे बहुत से लोग थे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा जो इमरान खान के लिए वो किरदार अदा कर सके। बट आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक अहम मसला है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान में, आला तरीन अदालत के दरमियान में तनाव का माहौल बढ़ता चला जा रहा है और ऐसा तासुर मिल रहा है कि चीज़ें आने वाले दिनों में शायद कुछ और गंभीर हो सकती हैं। उसकी वजह ये कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सिलसिले में समाअत हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत के सामने, फाजिल बेंच के सामने ये कहा कि इसका हल ज़रूर तलाश करना है कि जो दोनों लेजिस्लेशन हुई है, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स, वो तकरीबन एक जैसे हैं, तो इसमें से कौन सा लागू होगा या किसके ऊपर अमल करना है। ये भी तजवीज़ दी कि इसके हल के लिए आप मामला पार्लियामेंट भेज सकते हैं, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि मामला पार्लियामेंट को नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर ऐसा
किया तो इससे तासुर ये जाएगा कि शायद हमने फैसला कर दिया है। पार्लियामेंट और हुकूमत अगर कोई तजवीज़ दें तो हाँ उसके ऊपर गौर कर सकते हैं। ये भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि एक तरीका ये है कि आप दोनों कवानीन पर सोचें और हम भी मुशावरत करेंगे, वरना दूसरी सूरत में पार्लियामेंट अपनी कार्रवाई करे, हम अपनी कार्रवाई करेंगे, देखते हैं कौन ज़्यादा तेज़ है। अभी जो रिमार्क्स आए हैं आज, इनको जो गुज़श्ता हफ्ते रिमार्क्स थे जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब को ये भी कहा गया था ऑडियो लीक्स केस में कि अगर हुकूमत ये समझती है कि उन्होंने अदालत के सामने आकर खड़ा होना है और लड़ाई करनी है तो फिर तैयारी करके आएँ, इन सब से तासुर कुछ तनाव का ही मिल रहा है। तो अदालत और उसके सामने पार्लियामेंट, किसका मौक़िफ़ इस वक्त दुरुस्त है? ये जो अजीब व गरीब सी कैफियत पैदा हो गई है, मज़हर अब्बास साहब ख़ासकर आज जो रिमार्क्स सामने आए हैं उसकी किस तरह से तशरीह करते हैं आप? देखिए, चीफ जस्टिस से इंतहाई एहतराम के साथ इस किस्म के रिमार्क्स को अवॉइड करना चाहिए। पहले भी ये बात हुई थी कि जब आप ये कहें कि आप तैयारी के साथ आएँ तो हम कोई, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट कोई दंगल तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे मुअज़्ज़ज़ अदालत है। वो अदालत है कि जहाँ जिसका वक़ार ये होता है और होता माजी में रहा है, एक ज़माने में रहा है कि आप सिर्फ अपील लेके जाते थे, एक फ़ाइनल अपील होती थी सुप्रीम कोर्ट में जो लेके जाते थे और उस पर वो फ़ैसला करती थी। हमने बहुत सालों में देखा है सुप्रीम कोर्ट का, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ आमराना जो अदवार हैं उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको नज़रिया ज़रूरत देना, उसके हवाले से उसके बाद से बहुत डैमेज हुआ है। लेकिन ये जो चीज़ हो रही है, जो अब हो रही है, एक बहुत ही मुख्तलिफ सिनेरियो सामने आया है और ये आया कि शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा नज़र आ रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट वो अलग अलग पेज पे नज़र आते हैं। वरना माजी में होता था इस्टेब्लिशमेंट कोई कार्रवाई करती थी और सुप्रीम कोर्ट से उसको रिलीफ मिल जाता था। सही। यहाँ ज़रा मुख्तलिफ हो रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा है, एक तासुर ये जा रहा है कि अदलिया जो है वो अपोजिशन के साथ खड़ी है और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक साथ खड़े हैं। इस सिनेरियो में मौक़िफ़ किसका दुरुस्त समझ रहे हैं आप? मौक़िफ़ तो देखिए, पार्लियामेंट का हर जो 4 सुतून है, रियासत के 4 सुतून हैं और हर सुतून का अपनी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है। पार्लियामेंट अगर आइन बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस आइन की तशरीह का इख्तियार रखती है, इंटरफेयर कर। देखिए, दोनों ही कौन किसकी एम्बिट में इंटरफेयर कर रहे हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पार्लियामेंट इल्ज़ाम लगा रही है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी एम्बिट में इंटरफेयर कर रही है, हमारी हुदूद में मुदाखलत कर रही है, और बज़ाहिर इस तरह लग रहा है कि अदालत को लग रहा है पार्लियामेंट। देखिए, असल चीज़ क्या हो रही है? असल चीज़ ये हो रही है कि पार्लियामेंट में आप बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आप बहुत सी चीज़ें नहीं कह सकते। पार्लियामेंट के पास ऑप्शन नहीं ले रहे आप, मतलब आप इसलिए नहीं ले सकते कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी अपनी जगह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट भी अंडरमाइन नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन इस वक्त शहजाद ये जो तासुर जा रहा है, बल्कि मौक़िफ़ जो दोनों की तरफ से लिया जा रहा है, पार्लियामेंट कह रही है सुप्रीम कोर्ट हमारे इख्तियारात में मुदाखलत कर रही है या हमारे एम्बिट में आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पार्लियामेंट हमारे हुदूद में मुदाखलत कर रही है। कौन सही कह रहा है? नहीं, इस पे देखिए, एक मामला तो ये है कि जो फैसला 14 मई के इलेक्शन के हवाले से था, उसमें कैबिनेट ने एक पोजीशन ली कि हम पैसे नहीं देंगे या जो भी मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से वो हम पार्लियामेंट को भेज देंगे, और पार्लियामेंट ने वहाँ एक पोजीशन ले ली कि हम फैसलों को पर अमल दरामद नहीं करेंगे। और जवाबन जो है जुडिशरी ने कह दिया कि आप कोई लॉ लेकर आएंगे तो हम भी ये नहीं करेंगे। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सारे मामला है इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अलग करके देखें। एक इलेक्शंस का मामला है और एक सुप्रीम कोर्ट के अपने मामला है जो काफी अरसे से चल रहे हैं, जिसपे बहुत वैलिड क्वेश्चंस रेज हुए हैं कि जो केसेस हैं, पॉलिटिकल केसेस, वो कौन से बेंच सुनते हैं, जो इख्तियारात है चीफ जस्टिस के पास बेंच बनाने के, सुमोटो एक्शंस लेने के लिए, उनको रिविजिट करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से वो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, बट क्योंकि टाइमिंग इसकी ऐसी थी, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया जिसमें डायरेक्टली उंगलियां ये उठ रही थी कि क्योंकि कोर्ट ने अहकाम दिए इलेक्शन करवाने के लिए, लिहाजा पार्लियामेंट जो है उस पर एक पोजीशन ले चुकी है और अब पार्लियामेंट जो है उसका जवाब देना चाहती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए, और चीफ जस्टिस के पावर कम करना चाहती है। मेरे ख्याल से उस बिल में बहुत सारी अच्छी चीजें थी जो कि सिर्फ इस टाइम के लिए नहीं होंगी, आने वाले वक्त के लिए भी होंगी, जिसमें बहुत हम बात कर चुके हैं कि सुमोटो का अगर लेना है केस का तो फैसला कौन करेगा, और उसमें बल्कि मेरी राय तो मैं पहले भी दे चुका हूं कि 3 जजेस तक क्यों रिस्ट्रिक्ट किया जाए, टॉप 3 जजेस तक, मेजॉरिटी जजेस को उसमें कम से कम लिया जाए। अगर आप फुल कोर्ट को नहीं लेते तो मेजॉरिटी जजेस उसका फैसला करें, क्योंकि आइन आपका ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो का एक्शन लेना है, तो उसमें आप मेजॉरिटी जजेस को रखें।
लेकिन अब देखें ये जो मुझे लगता है, आई हैव अ फीलिंग, मुझे नहीं पता कि अब ये क्या होगा आगे जाके, बट इसमें सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा इशू ये होगा कि ठीक है आपने एक और रिव्यू का बिल लेकर आ गए जिसमें 184(3) का रिव्यू का स्कोप आपने अपील की तरह कर दिया है, ठीक है वो कर लें, लेकिन जो पावर्स चीफ जस्टिस के हैं उसको आप ना चेंज करें। तो मेरे ख्याल से इस तरह का मुझे लग रहा है, क्योंकि 184 का जब ये चेंज हुआ स्कोप जो रिव्यू का बिल था, उस दिन तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, प्रेसिडेंट ने भी उसको पास कर दिया। तो मुझे लगता है एंड में जाके यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगी। मुझे लग रहा है देखिए इस वक्त जुडिशरी को जो ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि 184(3) की अपील का मामला है, रिव्यू का मामला है, मसला उनके अपने पावर्स का है, वो अपने पावर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब, और सितंबर तक, मेरे ख्याल से मिड सितंबर तक हैं, और तब तक वो यही कोशिश करेंगे कि वो जो उनकी पावर्स हैं वो चैलेंज ना हो। मैच ड्रॉ हो जाएगा, मैच ड्रॉ हो जाएगा। बेनज़ीर आपकी क्या राय है? अलीना देखिए अभी ऑर्डर तो नहीं आया, लेकिन मेरी जो रीडिंग है आज जो समाअत हुई है उसकी ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल से तो आज थोड़ी सी कॉन्फ्रंटेशन में कमी आई है सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देखिए ये जो 2 कवानीन है हमारे हवाले से, ये इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ओवरलैप करती हैं, तो आप इसको हुकूमत जो है वो उसको दोबारा इस पर हम कह सकते हैं कि आप इस पर दोबारा गौर करें, जिस पे अटॉर्नी जनरल साहब ने इतफाक़ भी किया। दूसरी जानिब एक और भी डेवलपमेंट आज हुई है, वो ये कि एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया है जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ, जो एक ऐसा मामला है जो एक मुतालबा बहुत देर से हुकूमत भी कर रही थी, रेफरेंसेस पे रेफरेंसेस भी आ रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी, तो वो वहाँ पे भी एक किस्म की एक डेवलपमेंट हुई है, मामला आगे बढ़ा है। तो मेरी तो राय ये है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी कुछ गिव एंड टेक टाइप की सिचुएशन हो रही है, कि आप भी इस कानून पर ज़रा दोबारा गौर करें, थोड़ी तरमीम लाएँ, हम भी इस रेफरेंस को ज़रा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तासर अभी भी यही जा रहा है कि हुकूमत फिर भी काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल है सुप्रीम कोर्ट के मामले में। सुप्रीम कोर्ट कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए तैयार नहीं है, जब उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी ट्रांसपेरेंसी और चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर तो बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली माहौल क्या बन रहा है या आगे क्या बनेगा, लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि जो बिल्स या जो तजावीज़ प्रपोज की जा रही हैं, जो इस्लाहात प्रपोज की जा रही हैं, उनका वो कितनी सब्सटैंशियल है, उनमें कितना वजन है, और क्या सुप्रीम कोर्ट को ये समझना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ये वो समझ रहे हैं कि मुझ पे अटैक हो रहा है, हमारे इदारे के अंदर मुदाखलत होनी चाहिए, क्या उनको ये समझना चाहिए ये जो पार्लियामेंट ने ये जो कानून है अलीना, ये तो सुप्रीम कोर्ट की रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से या चीफ जस्टिस से उनके इख्तियारात छीन नहीं रहे, उसको डेलीगेट कर रहे हैं कि ठीक है कि पार्लियामेंट जो कानून साजी कर रही है, आप उसको समझती हैं कि वो दुरुस्त है। मैंने ये पहले भी कहा था, ये जो इस वक्त तनकीद हो रही है इस वक्त अदलिया के अंदर भी अदलिया के बाहर भी, मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा अदारा है जिसकी कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसमें एक्सेसिव पावर्स हैं चीफ जस्टिस साहब के पास। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो चीफ जस्टिस की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो यही आ रहा है कि इन कानून को बनाने से पहले आपको हमसे मशवरा करना चाहिए था। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स कमीशन बनाने से पहले आपको हमसे मशवरा करना बिल्कुल सही। अभी भी वो बड़ा जेलसली गार्ड कर रहे हैं अपने टेरिटरी को। एग्जैक्टली, दिस इज अ सवाल ना, मेरे ख्याल में 184(3) के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, ठीक है, अपील का राइट जो है ना वो बहाल, अपील का राइट आ जाएगा, और वो भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि मेरी जाती राय में तो 184(3) होना ही नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास, वो हाई कोर्ट्स के पास होने चाहिए, क्योंकि फिर एक ट्रायल सा हो जाता है जब आप 184(3) वो आगे की डिबेट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। आईनी तरमीम के लिए आपके पास 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट में होनी चाहिए, वो आप कर सकते हैं, बट आगे वो एक अलग मामला है। नियाजी साहब, जो इस वक्त बिल्स प्रपोज किए गए हैं, जिस तरह से उसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं, पार्लियामेंट का एक उसके ऊपर स्टांस है, क्या आप समझते हैं वो दुरुस्त है, या फिर जो अदलिया इसको जिस तरह से परसीव कर रही है और अपने इख्तियारात में कमी का कह रही है, आप समझते हैं वो दुरुस्त है? मेरा ख्याल में इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा पीछे हटी हुई लगती है, और एक केस में नहीं, सारे केसेस के अंदर, और वो लगता ही है कि जैसे कोई उससे रास्ता, उनको एग्जिट ऐसा चाहिए जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट अब उसके अंदर से बिल्कुल अगर राय फरार इख्तियार कर ले, जो लफ्ज़ इतना बड़ा अजीबोगरीब है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कोई लफ्ज़ आ नहीं रहा, तो भी उनको जो है ऐसे नहीं कर सकते, अब्रप्टली कह देंगे कि हमने पिछले 3-4 महीने पहले इस शद्दोमत से जो काम शुरू किए थे अब हम समझते हैं कि हमने गलत किए थे, ये तो हो नहीं सकता। तो कोई ऐसा कि जिसमें डिले हो जाए, जैसे ये आज का केस जो है
एक हफ्ते के लिए मुलतवी हो गया। और फिर आज का केस जो है इसके अंदर इनके पास गुंजाइश थी कि इमरान खान साहब की 3-4 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट से शिकायत थी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर और तहरीक इंसाफ के हल्के भी यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट टेम नज़र आ रही है। और एक उनके अंदर जो है ना, जिसको कहना चाहिए कि हर केस के अंदर वो अब उनके अंदर वो जो था एक सख्ती थी या एक कॉन्फ्रंटेशन थी, वो पिछले 3-4 हफ्तों से आप नोटिस कर सकते हैं कि वो नहीं है। मुझे एक छोटी बात करनी है कि असल में उमर अताब बंदयाल साहब के जो कमेंट्स हैं ना, वो हमेशा ही गैर ज़रूरी होते हैं। और फिर मुझे इसलिए तकलीफ होती है कि उमर अताब बंदयाल साहब अलीना बहुत अच्छी रेपुटेशन के, बहुत इनका जो एज ए वकील और हाई कोर्ट के जज और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी किसी हद तक बहुत बड़ा नाम था। ये मेरे इलाके के हैं, फैमिली इनकी बहुत बड़ी है, जो इनके साथ पढ़ते रहे, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते रहे, यहाँ पढ़ते रहे हैं, सारे कहते हैं जी कि बहुत एक बड़े जेंटलमैन कहा जाता है, बहुत अच्छी शख्सियत थी। लेकिन अब ये बात है कि अदालत में कमेंट दे देना कि मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसलिए 5 जजेस नहीं दिए कि मैं पंजाब हुकूमत का फैसला मैंने यूँ कर दिया था। मैं बड़ा तकलीफ जाती है कि उनसे, और जिस तरीके से उनका कंडक्ट है बिल्कुल एक जानिबदाराना, और 3 जजेस न्यूक्लियस बना के सुप्रीम कोर्ट को चलाना शुरू करें, उन 3 जजेस के ऊपर ही सारे बेंचेस बने, ये सारे वो चीज़ है कि जो कि उनको अच्छा कोई उनका लेगेसी नहीं छोड़ के जा रहे हैं। कैरेक्टर यकीनन न्याय साहब सबका ही अच्छा होगा और बड़े अखलाक वाले भी होंगे, लेकिन जिस तरह से जो डिसीजंस आते हैं, जिस तरह से वो लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो बड़ा ज़रूरी होता है देखना कि अपने फ़राइज़ किस तरह से अंजाम दे रहे हैं। बट पीछे हटता हुआ आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप क्या लेते हैं? क्या ये रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं कि हम जो स्टांस ले रहे थे वो शायद गलत था, और जिस तरफ मामला जा रहे हैं, कानून साजी जिस तरह से हुई है, उसमें सब्सटेंस है? मैं अगर फ्रैंक कमेंट लेती हूँ तो हकीकत यह कि मुल्क का इस वक्त जो है ना, जो पॉलिटिकल जो एम्बियंस है वो तब्दील हो चुका है। ठीक है। और मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त 9 मई के साने के तनाजुर में ही मैं हर चीज़ को देख रहा हूँ, और हालात भी उसी तरीके से जो है सामने आ रहे हैं। अच्छा, कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी कॉल कर लिया गया है। मैं चाहती थी हम इसके ऊपर भी बात करें, लेकिन प्रोग्राम में हमारे पास वक्त खत्म हो गया है, तो कल देखते हैं कि मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, उसके ऊपर फिर तज्जिया तबसरा करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।